ये है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ऑल फोर्सेस लिखे हैं। हाँ, ऑल मतलब जितना भी फोर्स बॉडी पे काम कर रहा होगा ना, सारे फोर्सेस के किए गए वर्क का जब आप सम कीजिएगा तो वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। अब इसमें आपको इसको प्रूफ करना पड़ता है। फर्स्ट में हम लोग ये मान के चलते हैं, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, जब आपका अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट, देखो मान लो हम लोग के पास एक बॉडी है जिसका मास m है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, यहाँ पे उसका s 0 था। अभी आप यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद ये s डिस्टेंस कवर करने के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v, इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया v, ठीक है। अच्छा सोचो, जब ये फोर्स इस पे काम कर रहा था तो क्या इसका राइट की तरफ का एक्सेलरेशन f by m होगा? यस सर। अभी आप ऊपर टॉपिक लिख चुके हैं कि जो आपका फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है। अच्छा, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो जो आप एक्सेलरेशन लिखेंगे फोर्स बाय मास, वो भी तो कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन के जगह पे f by m और इनटू s। अब गौर करना, तो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 fs by m, m से सब में मल्टीप्लाई करो, mv स्क्वायर mu स्क्वायर प्लस 2 fs आएगा। यस सर। ठीक है, अब क्या करो, mv स्क्वायर तो था, mu स्क्वायर को लेफ्ट में ले आओ और जो इधर आपको 2 दिखाई दे रहा है उसको यहाँ हाफ कर दो, इनटू fs होगा। ये देखिए हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू fs का मतलब वर्क होगा। यस सर। तो आपको मिल गया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर? यस सर। मतलब अगर आपके पास कोई एक ऐसा फोर्स है जो कांस्टेंट फोर्स है, तो उस कांस्टेंट फोर्स का जो किया गया वर्क है, उस कांस्टेंट फोर्स का जो किया गया वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक, अगर फोर्स कांस्टेंट रहा तो, और अगर फोर्स वेरिएबल रहा तो देखो, when force is variable, देखो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं f by m। अब बोलिए कि अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है सर। वेरिएबल है, ऑब्वियसली ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल के केस में क्या आप ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? नो सर। तो कैसे बनाता है तुम लोग? कैलकुलस ना? यस सर। तो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं v इंटू dv बाई ds। बोलो बोलो। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट को इसमें हो सकता है कि सर एक्सेलरेशन की जगह dv बाई dt भी तो होता है, लेकिन तुमको यही तो प्लान अब समझना है ना कि क्या यहाँ पे टाइम कहीं लाने का जरूरत है वर्क के लिए? नहीं, वर्क के लिए s चाहिए, s। बोलो जी। हाँ सर। तो इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन के लिए v dv बाई ds इक्वेशन को प्रिफर करेंगे। अब है v इंटू dv बाई ds इज इक्वल टू f बाई m। सो m को इधर ले आओ, mv dv इज f इंटू ds।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। m बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dv, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, 0 से लेके s तक, u से लेके v तक। m v का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2, u से v तक। और क्या ये वर्क लिखा जा सकता है? हाँ सर। तो ये वैल्यू हो गया m टाइम्स ऑफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू वर्क। तोड़ दीजिए इसको, हाफ mv स्क्वायर हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल्स टू वर्क। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू वर्क। और यू कैन से दैट कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो एक्चुअली मेरा ये दोनों प्रूफ करके तुमको ये दिखाना था कि ये जो काइनेटिक एनर्जी का थ्योरम है वो सभी फोर्सेस के लिए काम करता है। सभी फोर्सेस इन द सेंस कांस्टेंट फोर्स पे भी काम करेगा, वेरिएबल फोर्स पे भी काम करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स पे भी काम करेगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे भी काम करेगा, हर तरह का फोर्स पे काम करेगा। बोलो बोलो, समझा? सर एक बार कांस्टेंट फोर्स वाला एक बार फिर से डेरिवेशन समझाते हैं। मान लो जैसे कि हम लोग के पास ये एक बॉडी है जिसपे राइट की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। शुरुआत में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, यहां उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। तो अगर फोर्स राइट की तरफ काम कर रहा है तो एक्सीलरेशन भी है f/m। हाँ सर। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं ना। हाँ सर, कर सकते। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नोट करो बढ़िया से। कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी अगर मोशन करता है, कोई भी बॉडी अगर मोशन करता है तो उसके मोशन की वजह से जो बॉडी के अंदर एनर्जी होता है, हम यहाँ खड़े हैं तो मेरे बॉडी में अभी मोशन नहीं है, तो मेरे पास मोशन की वजह से एनर्जी नहीं है। कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है और मोशन करने की वजह से अगर उसके अंदर एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है, then that particular energy term is called kinetic energy. Suppose हम लोगों के पास ये एक बॉडी है जिसका मास है m और जो इधर v स्पीड से जा रहा है, स्पीड है v। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो भी हमारा वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी, ड्यू टू मोशन ऑफ बॉडी kinetic energy, that kinetic energy will be equals to half mv square. Kinetic energy is equals to half mv square. आप लिखते हैं kinetic energy is equals to half m, याद रखिएगा जो भी वेलोसिटी होगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर, जिसमें v स्टैंड करता है उसका स्पीड, v स्टैंड करता है स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी एनर्जी, तो स्केलर क्वांटिटी की तरह ये हमारे पास रहता है। अब देखो जैसे मान लो जैसे हम तुम्हारे सामने एक छोटा सा एग्जांपल रख दे कि कोई एक बॉडी है 4 kg का और वो आगे एक वेलोसिटी से चल रहा है 3i कैप प्लस 2j कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप। बोलो, आपको वीडियो बार बार रुक रुक के आ रहा है। हाँ सर। चलो देखो दिख रहा है? हाँ। यस सर।
तो 4 kg और वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 2j कैप। तो बोलो इसका काइनेटिक एनर्जी आप कितना लिखेंगे, बोलिए। That kinetic energy can be written as half m v का स्क्वायर, और v कुछ और नहीं है, वो एक्चुअली जो हमारा वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड है। हाँ सर। हाफ m वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ओवरऑल इसका स्क्वायर। सो इट इज 1/2 ऑफ मास था 4 kg, और ये देखो 9 और 4 13 आया 13, सो इट इज 26 जूल। समझ में आ रहा है? तो आपको भी क्या लेना है, हमेशा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी बॉडी इज रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव, ये रिलेटिव कब, रिलेटिव अगर कभी दिक्कत होगा तो आप बोलते रहिएगा, ऐसा नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं उधर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑब्जर्वर, तो याद रखना ये होगा हाफ m v रिलेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर का स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी एक रिलेटिव टर्म, एक ही बॉडी मोशन कर रहा है, एक ही बॉडी मोशन कर रहा है तो उसका जमीन के रिस्पेक्ट में अलग काइनेटिक एनर्जी है, और किसी अलग अलग मूविंग बॉडीज के रिस्पेक्ट में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी है। इस लाइन का मतलब क्या है, इसको इस फिगर से आप समझो। यहां पे एक पर्सन है, नाम है x, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। यहां पे एक कार है जिसका मास है 60 kg, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। और फिर यहां एक पर्सन है, इसका नाम y है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है और इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम तुमसे बोले कि काइनेटिक एनर्जी कार का, देखो सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना हाफ m वेलोसिटी ऑफ कार का स्क्वायर, तो हाफ m के जगह पे हो गया 60 और वेलोसिटी की जगह हो गया 7 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 49, इतना जूल, ठीक है। सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू x लिखें, तो हाफ m वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा और उसका स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू x लेना पड़ेगा और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब जरा सोचो, तुम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ा है, ये 7 से राइट में जा रहा है, ये 4 से, तो क्या इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है? हाँ सर। यस सर। तो हाफ m वेलोसिटी हो गया 7 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 30 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, 270 जूल। बोलो समझ में आ रहा है? वही कार है लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1470 इज द काइनेटिक एनर्जी, और वही कार है अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में बात करें तो 270 जूल। एंड थर्ड इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू y, तो कुछ नहीं करना है, हाफ m वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू y का स्क्वायर करना है। बोलो जी,
वेलोसिटी y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? सर 9 मीटर पर अरे भाई 7 + 2 हुआ 9 हुआ 9। वही तो बोले सर। तो ये हुआ 30, नहीं कोई कुछ और भी बोला था। 9 का स्क्वायर मतलब 81, इतना जी। तो याद रखना इस लाइन को कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टर्म है। एक ही बॉडी का अलग अलग ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकता है। इज दिस क्लियर? यस सर। नोट करो यहां तक फटाफट। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, थ्योरम। सुनिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे, फिर इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे एंड सो ऑन। वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम तुमको ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे कितना भी अलग अलग तरह का फोर्सेस काम करे, किसी भी बॉडी पे कितना भी अलग अलग तरह का फोर्सेस काम करे, उन सारे फोर्सेस का जो किया गया वर्क है उन सब का सम उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। फिर से, किसी भी बॉडी पे जितना भी फोर्सेस लग रहा है, सारे फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क का जो सम है, जिसको आप टोटल वर्क कह सकते हैं, जिसको आप नेट वर्क कह सकते हैं, उन सारे किए गए वर्क का जो सम होगा वो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर? यस सर। थोड़ा थ्योरम लिख लो, उसके बाद हम इस पे आगे प्रोसीड करते हैं। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, the total work done on any body, the total work done on any body, the total work done on any body by all the forces, by all the forces, by all the forces acting on body, by all the forces acting on body must be equals to change in kinetic energy of that body, must be equals to change in kinetic energy of that body. Must be equals to change in kinetic energy of that body. Must be equals to change in kinetic energy of that body. मतलब ये है, सुनो ध्यान से। तो इस थ्योरम का सबसे खास बात क्या है ना, कि ये हर तरह के फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स हो या वो फोर्स वेरिएबल हो। फोर्स चाहे कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, दिस थ्योरम इज 100% एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ फोर्स। इवन अगर आप उस फोर्स के बारे में कुछ नहीं जानते तो भी आप इस थ्योरम को लगा के उस फोर्स से रिलेटेड अननोन निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लीजिए नीचे, इंपॉर्टेंट है, लिखिए। दिस वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, this work kinetic energy theorem is applicable, this work kinetic energy theorem is applicable for
of forces. This work kinetic energy theorem is applicable for all type of forces. Full stop. क्या all type of forces? All type of forces, comma देके लिखना. Whether it is constant, comma variable, comma conservative or non-conservative, conservative or non-conservative, comma we can apply work kinetic energy theorem. क्या सर नॉन कंजर्वेटिव के बाद क्या बोले सर? comma we can apply work kinetic energy theorem. comma दे देना, उसके बाद लिखना we can apply work kinetic energy theorem. Yes sir. चलो, किसी को दिक्कत समझने में? नो सर. ठीक है, तो चीज इस तरह से है. अब चलिए इस पे क्वेश्चन बनाएंगे. थोड़ा क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन है, ये एक रफ सरफेस है, यहाँ एक ब्लॉक है 6 kg का और इसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड. यहां से 3 मीटर चलने के बाद ये रेस्ट में आ गया. तुमको इसका म्यू बताना है. इस न्यूमेरिकल को आप काइनेमेटिक्स से बना सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को लॉज ऑफ मोशन से और इस न्यूमेरिकल को वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से भी बना सकते हैं. तो अब आप सीखेंगे एक एक चीज, जरा ध्यान से देखिए. सबसे पहले अभी वाला टॉपिक हम लोग कंसीडर करते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. जरा गौर करना, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम सोचना सबको. क्या जब ये राइट की तरफ मूव करेगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा? यस सर. ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ mg है. यस सर. कोई और फोर्स है तो बता दो. यही 3 फोर्स हमको दिखाई दे रहा, तुमको अगर कुछ और दिखाई दे रहा है तो बताना. बोलो, किसी के पास कुछ और? सर ये भी फोर्स है वहां पर, तो आपको ऐसे सारा फोर्स से ड्रॉ कर लेना. ओके, अब देखिए, अप्लाइंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. अब आप वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाइए. तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय ऑल फोर्स में वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय mg और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये तीनों ऐड कीजिएगा. काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. इज दिस क्लियर? बोलो, नॉर्मल का वर्क बताओ. 16 न्यूटन. एक्चुअली 0. mg का वर्क बताओ. 0. फ्रिक्शन का वर्क बताओ. फ्रिक्शन इंटू 3 इंटू कॉस 180. हम सब बता रहे हैं, आप चिंता नहीं कीजिए. अब बहुत कोई चिंतित है कि सर नॉर्मल का वर्क 0 कैसे आ गया. अरे भाई देख, नॉर्मल जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है. यस सर. mg के लिए भी तो बात वही है ना.
यस सर। और फ्रिक्शन जिधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट में, इसलिए cos 180। बोलो बोलो। हाँ सर। फाइनल रो रेस्ट में आ गया 0, इनिशियल हाफ mv स्क्वायर। अब देखो फ्रिक्शन के लिए लिखते हैं म्यू एन, यहां 3 और cos 180 में लिखे -1 इज इक्वल टू -हाफ mv स्क्वायर। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, म्यू एन के जगह पे लिख दे mg। देखो नॉर्मल mg के बराबर है ना, अरे बोलो भाई। यस सर। इंटू 3 इज हाफ mv स्क्वायर। अब देखिए m से m कट गया, तो म्यू इंटू 3g इज v स्क्वायर बाई 2, तो म्यू का वैल्यू हो गया v स्क्वायर बाई 6g। आप आराम से v के जगह पे 10 पुट कर दीजिए और 6g का वैल्यू 10 सॉल्व कीजिए, 10/6 इज योर आंसर। बोलो समझा? यस सर। क्या किसी को कोई डाउट समझने में? तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखना है कि कौन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा, उस हिसाब से फिर सारा डिस्कशन होगा। बोलो बोलो, ठीक है सब कुछ? हाँ यस सर। सर बोलो। सर अभी थोड़ा देर पहले आप कहे थे कि नॉर्मल 0 के बराबर है और फिर यहाँ mg लिख दिए नॉर्मल। हम कब बोले नॉर्मल 0 है? हम बोले वर्क डन ऑफ नॉर्मल 0 है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, समझ गए सर। क्या देखो अगला, ये एक ब्लॉक है जिसका बढ़ रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। यहां पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 न्यूटन पर मीटर। तुम्हारा काम ये है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना। देखो क्या होगा, ये ब्लॉक जाके जब स्प्रिंग से टकराएगा तो स्प्रिंग को दबाएगा, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो ये स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग जब दबेगा तो वो वर्क करता है। हम आपको एक चीज बता दें, वर्क डन बाय स्प्रिंग हमको निकालना है, हम इसको आगे निकालेंगे, डिराइव भी करेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि स्प्रिंग का जो वर्क होगा, स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क होगा वो हमेशा होता है -12 kx²। ओके, ये याद कर लीजिएगा, हम इसको डिराइव कर देंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज -12 kx²। तो देखो अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। स्प्रिंग दब रहा है तो स्प्रिंग पुश करेगा उधर, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट होगा राइट की तरफ। बोलो सही है फिगर? यस सर। सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equals to change in kinetic energy. Work done by spring force, work done by normal, work done by mg is final kinetic energy minus initial. स्प्रिंग फोर्स में -12 kx², नॉर्मल का 0, mg का 0, 0 -12 mv²। बोलो सॉल्व करके निकाल लेगा x? यस सर। तो ऐसा ही छोटा छोटा क्वेश्चंस होता है, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चंस। अगला दे रहे हैं, सोच के बताना। कुछ फोर्सेस जिसके
के बारे में आप कुछ नहीं जानते ना, फिर भी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। जरा देखिए, राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे की तरफ है mg। एक बॉल यहां से फेंका गया है घी से, और वो जब जमीन को हिट करा, वो जब जमीन को हिट किया, तो देखो ये डिस्टेंस था उसका a, और इस डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस है 2a, और वो जब जमीन को हिट कर रहा है तो उसका स्पीड है 3b, उसका स्पीड है 3b। तुमसे क्या बोला गया, तुमसे क्या बोला गया है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स। आप नहीं जानते ना इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कुछ, बट स्टिल यू कैन यूज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम एंड फाइंड द नोट। तुम इसको नोट कर लो, फिर हम बता देते हैं। नोट करो पहले, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्स में इस बार दो फोर्स है, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा है mg, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। जरा बात करना, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स राइट की तरफ लग रहा है? यस सर, यस सर। राइट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, राइट में डिस्प्लेसमेंट कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप लिखेंगे फोर्स इलेक्ट्रिक इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बोलो mg किधर लग रहा है? नीचे, नीचे की तरफ का डिस्प्लेसमेंट कितना है? सर a। तो आप लिखेंगे mg इंटू a। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लिखेंगे हाफ m 3b का स्क्वायर, और इनिशियल में लिखेगा हाफ m v का स्क्वायर। बोलो समझा? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू 2a, mg a 9 हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू 2a प्लस mga इज इक्वल्स टू 8 mv, मतलब 4 mv स्क्वायर होगा। बोलो जी ठीक है। 9 में से 1 गया, डिवाइडेड बाय 2 तो 4। तो देख इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू 2a इज 4 mv स्क्वायर माइनस mga। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हो गया 4 mv स्क्वायर माइनस mga बाई 2a। यह है तुम्हारा आंसर। क्या आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया? बोलिए जी समझ में आया? ये इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ आप 2a क्यों लिए, mg के साथ आप a क्यों लिए, ये सब समझ में आया? यस सर। ठीक है, नोट करो यहां तक। अब किसी को स्प्रिंग फोर्स हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे आता है उसमें प्रॉब्लम, हम उसका डेरिवेशन कर देते हैं। आप नोट कीजिए फटाफट। क्या बोलो? सर जो mg है वो डाउनवर्ड में है, और जो डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है ना सर? नहीं, गलत बोल दिया। देखिए सुनिए ध्यान से, हम यही पूछ रहे थे, हमको लग रहा था कि कोई इतना जल्दी कैसे समझ गया इस चीज को। थोड़ा ध्यान से देखिए, जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स ले रहे हैं ना, तो A परपेंडिकुलर है लेकिन 2A दूसरी डायरेक्शन में है। बोलो। यस सर। तो जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स लिए हैं तो देखिए 2A लिए हैं, इसमें A नहीं लिए, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक
फोर्स के साथ ए परपेंडिकुलर है तो ए में वो कोई काम नहीं करेगा, वो केवल 2a के लिए काम करेगा, समझे? यस सर। अब mg लीजिए, mg नीचे है तो mg के साथ 2a परपेंडिकुलर है लेकिन a तो सेम डायरेक्शन में है। यस सर। तो mg किसके लिए काम करेगा, a के लिए काम करेगा कि 2a के लिए काम करेगा? ए के लिए। a के लिए। तो देखो इसमें 2a नहीं है क्योंकि 2a परपेंडिकुलर है mg का, और इसमें a नहीं है क्योंकि a परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फोर्स का, समझे? यस सर। तो जो जिसके साथ बोलो सर वो डिस्प्लेसमेंट आप बोले वो 2a राइट की तरफ है, मतलब सर तो mg और 2a को हम ले रहे हैं, वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। हाँ तो mg इसीलिए तो 2a पे काम नहीं किया। यस सर। mg तो केवल a के लिए काम किया, देखो यहाँ mg के लिए केवल a लिखे, 2a पे काम नहीं किया क्योंकि mg और 2a परपेंडिकुलर है। यस सर। ठीक, तो हमेशा वही डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को लेना है ना, हम लोग जिस फोर्स को लेंगे उसी के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, परपेंडिकुलर नहीं लेंगे। ये लिए तो ये लिए, ये लिए तो ये लिए, ठीक है? यस सर समझ गए। चलो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स की देख लो। डेरिवेशन फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स देखो, ये हम लोग के पास एक स्प्रिंग, यहां तक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ, अब आप स्प्रिंग को थोड़ा इलोंगेट कर दीजिए। जब आप स्प्रिंग को राइट की तरफ इलोंगेट करेंगे, आपको याद है स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की तरफ काम करेगा। यस सर। हाँ, तो अब जब आप फिगर पे गौर कीजिएगा, जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बारी आता है तो क्या ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में है? यस सर। ठीक, अब जरा गौर करना, क्या आप इस स्प्रिंग फोर्स को अभी kx लिख दे? कोई बोलेगा सर माइनस नहीं लगाए आप, अरे माइनस इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन दिखा चुके हैं। क्या बोलता है? ठीक है, नाउ थिंक, नाउ स्प्रिंग फोर्स इज kx, kx का मतलब हो गया वेरिएबल फोर्स। सो इफ dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मान लो dx है ना, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, राइट की तरफ है dx, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल वर्क इज इक्वल्स टू स्प्रिंग फोर्स इनटू dx इनटू cos 180। तो मेरे पास स्मॉल वर्क हुआ kx dx माइनस 1। अच्छा cos 180 क्यों हुआ है बताओ तो सोच के, cos 180 क्यों हुआ है? हाँ हाँ, तो अब देखिए, अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो आप इसी dw को इंटीग्रेट कीजिएगा ना, मतलब आप इंटीग्रेशन करने वाले हैं माइनस kx dx का, माइनस kx dx 0 से लेके x तक, माइनस और के बाहर x का इंटीग्रेशन होगा x² 2, 0 से लेके x तक। सो याद रखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ kx², वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस हाफ kx²। ठीक है,
बोलो जी, समझे? यस सर। तो अब तो कोई डाउट नहीं ना कि वर्क डन स्प्रिंग फोर्स का हमेशा ध्यान रखो कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क लेना पड़ा तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क हमेशा -12 kx² लेना है। ओके, हाँ सर। ठीक है। यही सारा चीज है, ध्यान रखा जाए। ठीक है, नोट करो फटाफट।